हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss discharge of contract. तो अब इससे पहले वाले वीडियोस में हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि व्हेन द राइट एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी राइट्स और ऑब्लिगेशन एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं आर एक्सटिंग्विश्ड, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, जब वो फिनिश हो जाते हैं, तब द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड और टर्मिनेटेड। तब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्चार्ज हो गया है वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर टर्मिनेट हो गया है। मतलब जब भी राइट्स और ऑब्लिगेशन जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। वेज इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, अब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया है। तो अब ऐसे कौन से वेज हैं? तो ऐसे 6 वेज हैं यहाँ पर। बाय परफॉर्मेंस, बाय म्यूचुअल कंसेंट और अग्रीमेंट, बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये 6 वेज हैं जिनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो अब इन 6 वेज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सारे जो भी प्रोविजंस हैं उनको क्लियर कर लें। तो पहले यहाँ पर है बाय परफॉर्मेंस। तो अब बाय परफॉर्मेंस कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है? परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो जाता है, जब वो हो चुका होता है परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, तब हम उसको कहते हैं कि वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज्ड बाय परफॉर्मेंस है, कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्म होना था वो परफॉर्म हो चुका है। तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को परफॉर्म करना था, दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर चुकी हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस होता है तो ये भी 2 टाइप्स से हो सकता है कि बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट की ख़त्म, तब हम उसको कहते हैं कि वहाँ पर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। और यहाँ पर सेकंड है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर, मतलब जब यहाँ पर परफॉर्मेंस करना अटेम्प्ट किया जाता है, मतलब वो परफॉर्मेंस एक्चुअली परफॉर्म नहीं होती बल्कि सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का अटेम्प्ट किया जाता है, सिर्फ कोशिश की जाती है उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने की। या फिर ऐसा टेंडर के केस में होता है कि वहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस है। तो पहले अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ जाएं। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के एग्जाम्पल से। तो अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसको देखते हैं पहले। अब यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, मान लेते हैं ए एंड बी, और यहाँ पे इन दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ में कार को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यहाँ पे ए जो है वो बी को एक कार जो है वो सेल करेंगे और उसके बदले में यहाँ पर बी जो है वो 5 लाख रुपीज़ जो है वो ए को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ए जो है वो कार जो है वो बी को दे देते हैं और उसके बदले में बी जो है यहाँ पर ए को 5 लाख रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअली परफॉर्म हो चुका है। जो भी ऑब्लिगेशन ए के पार्ट पर थी और जो भी बी के पार्ट पर थी कि उनको 5 लाख रुपीज़ देने हैं और ए के पार्ट पर उनको कार ट्रांसफ़र करनी है, तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म था
अब यहाँ पर है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। अब इस केस को कैसे समझेंगे? अब यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ले लेते हैं यहाँ पर X इन Y। तो अब यहाँ पर X जो है वो एक प्रोमिसर है, मतलब वो जो भी ऑफर है वो देंगे Y को, और यहाँ पे Y जो है वो प्रोमिसी है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि X जो है वो ऐसा ऑफर करते हैं कि वो कोई भी एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो वो सिर्फ उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का ऑफर देते हैं, ना कि उस एक्टिविटी को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। तो इसी ऑफर टू परफॉर्म को ही हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं, कि उन्होंने ऐसा सिर्फ अटेम्प्ट किया कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे, उन्होंने एक्चुअली उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया। तो ऐसा ही सेम केस टेंडर में भी होता है, टेंडर को भी हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ही कहते हैं। तो अब एक्स जो है वो तो अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल करना चाहते थे, लेकिन अब वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए? सिर्फ जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि अब वाई जो है उन्होंने ऐसा मना कर दिया, जो प्रॉमिसी हैं उन्होंने ऐसा बोला कि अब उन्हें वो जो भी ऑफर टू परफॉर्मेंस मिला है वो उन्हें वैसा परफॉर्म नहीं करवाना। तो वाई को उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्स जो है वो अभी उनका सिर्फ ऑफर टू परफॉर्म ही रह जाता है, वो उस एक्टिविटी को एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसा टेंडर या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो गया है, और वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की वजह से। तो अब इसका नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड वे है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि बाय म्यूचुअल कंसेंट और अग्रीमेंट। मतलब अब म्यूचुअल कंसेंट और अग्रीमेंट से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब हमने ये देखा था कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, कोई एक पार्टी ऑफर देती है तो दूसरी पार्टी को उस ऑफर को एक्सेप्ट करना होता है, तभी हम वहाँ कहते हैं कि वहाँ म्यूचुअल कंसेंट से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म हुआ है, और कोई भी अग्रीमेंट जो है वो फॉर्म हुआ है। तो ऐसा ही इस केस में है कि जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना होगा तो उस केस में भी यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट या फिर अग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की। As the contract is formed by the agreement between two parties, similarly it is discharged by the agreement of those two parties. अब अगर दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अग्रीमेंट से ही एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं, तो अब उसी अग्रीमेंट से वो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है वो डिस्चार्ज करेंगी उस कॉन्ट्रैक्ट को, कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं या एक्सटिंग्विश्ड हो चुके हैं, और अब सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा उस कंडीशन में। तो अब यहाँ पे बाय म्यूचुअल कंसेंट और अग्रीमेंट के वे में भी यहाँ पर 5 काइंड से हो सकता है ये, नोवेशन से, ऑल्टरेशन से, रेसिशन से, रेमिशन और वेवर से भी। तो अब इन कंडीशंस को देखते हैं कि हम नोवेशन किसको कहते हैं। तो नोवेशन का मतलब है यहाँ पर कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड सब्स्टिट्यूटिंग द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन के केस में कोई एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, और वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करके ही बनता है। तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर अब नया कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया तो जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था जिसको सब्स्टिट्यूट करके वो नया कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो वो प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो अब डिस्चार्ज हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ नोवेशन से वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अब ये तो हुआ नोवेशन का केस। अब है ऑल्टरेशन का केस यहाँ पर। तो अब ये सिमिलर है नोवेशन के केस से ही, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि नोवेशन के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नया होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, लेकिन ऑल्टरेशन के केस में जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है उसी में कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको चेंज कर देते हैं, उसको ऑल्टर कर देते हैं, कोई नया प्रोविज़न उसमें डाल देते हैं। पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट वहाँ चेंज नहीं होता। जैसे नोवेशन के केस में हमने देखा कि वहाँ पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो ऑल्टरेशन के केस में सिर्फ उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो चेंज करते हैं, पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता यहाँ पर। तो तब हम कहते हैं कि बाय ऑल्टरेशन वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ पर।
तो नेक्स्ट है यहाँ पे रिसेशन से कि यहाँ डिस्चार्ज बिफोर ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पर दोनों ही जो पार्टीज़ हैं वो रेसेंड कर देती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब उसको परफॉर्म करने से मना कर देती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट से पहले ही, तब हम उसको कहते हैं कि बाय रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ऐसा कब माना जाएगा? ऐसा तभी होगा जब ड्यू डेट से पहले दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो हैं वो मना कर देती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो तभी हम उसे कहते हैं कि रेसेशन से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हुआ है। तो अब यहाँ पर सेकेंड लास्ट कंडीशन है रेमिशन। तो अब रेमिशन कैसे होता है, रेमिशन से कैसे डिस्चार्ज हो सकता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट? एक्सेप्टेंस फॉर द लेसर सम देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो कम सम लेकर ही खुश हो जाती है, मतलब वो कम में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, जितना अग्री हुआ था उससे कम में ही वो ऐसा बोल देती है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना। अब यहाँ पे रेमिशन से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और यहाँ पर कार को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ जो है वो बी को देने थे ए को, तो अब अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि बी जो है वो 5 लाख रुपीज़ के बदले यहाँ पर सिर्फ 4,50,000 रुपीज़ ही ए को ट्रांसफ़र करते हैं, और यहाँ पर ए ऐसा बोल देते हैं कि वो फिर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट ही मानते हैं, तो अब यहाँ पर ए ने क्या किया? ए ने यहाँ पर बाय रेमिशन इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया कि वो जितना उन्हें कॉन्ट्रैक्टेड था, जितना अग्री हुआ था सम, उन्हें उतना सम नहीं मिला, 5 लाख रुपीज़ उनको नहीं मिले, तो वो 4,50,000 जो बी ने उन्हें ट्रांसफ़र करे वो उसी में खुश हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके भी उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक्सेप्टेंस फॉर द लेसर सम, कि अब ए ने जो वो लेसर सम था 4,50,000 रुपीज़ था 5 लाख के बदले, तो उस पे भी वो ए ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे लास्ट है वेवर, गिविंग अप ऑफ अ राइट विच अ पार्टी एंटाइटल्ड टू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब रेमिशन में हमने देखा कि उन्होंने लेसर सम के लिए यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया है जितना भी सम उन्हें मिला, लेकिन अब वेवर के केस में क्या होता है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो अपना राइट गिव अप कर देती है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उसे मिलना था वो अपना पूरा ही राइट जो है वो गिव अप कर देती है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ जो हैं वो पूरे ही अगर ए गिव अप कर देता है, तो इसमें हम बोलेंगे कि बाय वेवर यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब सारी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो अब टर्मिनेट हो जाती हैं। तो अब इनके भी काफ़ी कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इनका मतलब समझना इम्पॉर्टेंट है कि हम नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेसेशन, रेमिशन और वेवर कहते किसको हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो आई होप अब आप ये दोनों डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के तरीके समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 4 कंडीशंस डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।